2022 खत्म हो चुका है, हम 2023 के शुरुआत पर खड़े हैं और इसी के साथ सिविल्स विद प्रोफेसर परिवार ने यह तय किया कि हम 2022 की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी घटनाएं रहीं जिसकी वजह से हमारी भारतीय विदेश नीति पे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हमने कैसे बहुत प्रमुख घटनाएं जो इस साल में हुई, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स हुई, जैसे क्वाड की मीटिंग हुई, ब्रिक्स हुआ, एससीओ हुआ और साल के अंत में G20 की मीटिंग हुई बाली इंडोनेशिया में। इन मीटिंग्स में भारत ने किस तरह से अपने आप को रखा, हमारी भारतीय विदेश नीति की क्या दिशा रही इस दौरान, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है राजीव यादव और मैं हूं प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमने इससे पहले बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाए थे, जो प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रहे होंगे। हमने रशिया यूक्रेन पे प्रेजेंटेशन बनाया था, हमने इंडिया कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरैक्ट करता है, भारत दिखाएगा दुनिया को रास्ता, उस पर प्रेजेंटेशन बनाया था और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन हमने बनाए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बाद घंटी जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस मिल सके समय से। तो दोस्तों, सबसे पहले सिविल्स विद प्रोफेसर परिवार को और साथ ही साथ में जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का आगे का साल बहुत ही अच्छा गुजरे, यही हमारी कामना है। हमने इस प्रेजेंटेशन को, इस वीडियो को 5 भागों में बांटा है। हमने 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिए। पहला इवेंट है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, दूसरा इवेंट है क्वाड मीटिंग, तीसरा है ब्रिक्स, चौथा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO और पांचवा है जो साल के अंत में हुआ G20 की मीटिंग जो कि बाली इंडोनेशिया में हुई। राइट, तो इन सारे प्रेजेंटेशंस पे नजर डालते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे भारत ने अपनी विदेश नीति को सही दिशा पे, सही पटरी पे चलाया और खासकर जब बहुत बार हम संकट में फंसे तो हमने किस तरह से अपने आप को साधा, किस तरह से अपने आप को संभाला। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इस साल के शुरुआत में ही हुई वो थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बीच में भारत ने अपने आप को किस तरह रखा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और साथ ही साथ में उस दशा में जहां पे हम जानते थे कि रशिया हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है और साथ ही साथ में यूक्रेन से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूरोप और अमेरिका हमेशा ही रशिया के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। हमने सुरक्षा परिषद में भी किसी तरफ वोटिंग ना करके, एब्सटेन करके, बाद में भी जो कदम उठाए गए, चाहे वो रशिया को ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने की बात रही हो या और भी बहुत सारी बातें रही हो, भारत ने एक न्यूट्रल पोजीशन बना के रखी। उसने अपनी जमीन को भी किसी तरह से, किसी वजह से इस्तेमाल नहीं होने दिया, चाहे यूक्रेन के खिलाफ, चाहे रशिया के खिलाफ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि हमने किस तरह से सारे पक्षों को साधा। साथ ही साथ में यह भी देखा कि हमारे जो भारत के बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वो भी सकुशल वापस लौट आए और हमने वापस किया भी उनको ऑपरेशन गंगा के जरिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जब एस जयशंकर, हमारे जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उससे पूछा भी गया यूरोप में कि वो किस तरह से देखते हैं भारत की भूमिका रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के मुद्दे पे, और उस समय यूरोप का बहुत ही प्रेशर भी था भारत के ऊपर कि वो रशिया पे एक स्टैंड ले। तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूरोप को इस माइंडसेट से निकलने की आवश्यकता है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है। राइट, और यह भी समझने की आवश्यकता है कि सब देशों के राष्ट्रीय हित अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पे भारत ने कोशिश की कि किस तरह से वो सारे पक्षों को साथ के रखे, सारे पक्षों को एक तरह से बराबर आंक के रखे। तो आइए आते हैं अपने अगले भाग पे, जो कि है क्वाड समिट। अब क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है। ये 4 देशों ने समूह बनाया ताकि वो चाइना को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रलाइज कर सके।
यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना का अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पे एक बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिला 2010 के बाद से। चाइना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का जो बिहेवियर है वो बहुत ही इरेटिक है, तो उस पे किसी ना किसी को नकेल कसनी पड़ेगी। तो इन 4 देशों ने तय किया कि हम चाइना के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 4 प्रमुख फंक्शंस रहे हैं, जो कि है इंडो पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, रूल बेस्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इंडो पैसिफिक रीजनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी कि सऊदी अरब के पास बहुत सारी खाड़ियां हैं, उससे अगर आप देखें साउथ चाइना सी तक की, तो समुद्री व्यापार का रास्ता है, जिससे कि 80% समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है। तो अब इस रास्ते को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना करने की कोशिश क्या कर रहा है कि इन समुद्री रास्तों पे अपने चोक पॉइंट्स बना रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स बना रहा है। तो किस तरह से हम चाइना को कंट्रोल करेंगे इन रास्तों के ऊपर, इन समुद्री व्यापार के जो प्रमुख रास्ते हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है क्वाड समिट का। और भारत इसलिए भी इस क्वाड समिट में है क्योंकि हमारे ही रीजन की बात है, वहां पे इंडियन ओशन की बात हो रही है, अरेबियन ओशन की बात हो रही है, बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है। तो हमारा रहना वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए क्वाड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, राइट। दूसरा है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये बहुत ही टेक्निकल इशू है। समुद्र में जब जहाज चलते हैं तो उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो यहां पे कोशिश ये की जा रही है किस तरह से उन जहाजों को इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया सके ताकि वो अपना रास्ता सुरक्षा के साथ तय कर सके। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह की बात है, ये टेक्निकल बात है जहां पे भारत इन देशों के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने की कोशिश कर रहा है। हम भी बहुत सारे इनपुट्स लेते हैं इन देशों से, जो कि यूएसए, जापान, क्योंकि ये देश टेक्नोलॉजिकली थोड़े से बेटर है, वेल ऑफ है, तो हम इनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हैं ताकि हम अरेबियन ओशन, इंडियन ओशन की बहुत बेहतर तरह से सुरक्षा कर सके, राइट। तीसरा है रूल बेस्ड ऑर्डर। अब सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि जो समुद्री रास्ता होता है, इस पे इंटरनेशनल लॉ चलता है। चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रही है कि इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हैं वो। तो ये सबसे पहली बात सुनिश्चित करना जरूरी है कि चाइना इंटरनेशनल लॉ को माने, लॉ ऑफ सीज को माने, समुद्री जो कानून बनाया गया है उसको माने। तो ये इसको लेके क्वाड हमेशा काम करता रहता है और क्वाड की भूमिका इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इन चारों देशों में अब ये बात साझा की जा रही है या एक साझा समझ विकसित की जा रही है कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं बहुत दिनों तक की। चाइना जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरी दुनिया के लिए, और चाइना में जिस तरह की समस्याएं आजकल चल रही हैं, उसकी वजह से ये लग रहा है कि हमें चाइना के साथ साथ और देशों में भी ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस बनाने चाहिए कि जहां पे दुनिया की फैक्ट्रीज लगाई जा सके, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे हम देख रहे हैं कि क्वाड काम करने की कोशिश कर रहा है और भारत भी उसी के साथ अपनी विदेश नीति के हित साधने में लगा हुआ है, राइट। अगला हमारा भाग है ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स में चाइना भी है, इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इन 5 देशों ने बेसिकली ये संगठन इसलिए बनाया था ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूरोप के और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को कम कर सके, राइट। तो इसीलिए कोशिश ये की गई इन 5 देशों के द्वारा कि किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाएं। इसके 4 डायमेंशंस थे जहां पे बात की गई। पहला था ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन यूक्रेन, दूसरा टेररिज्म, तीसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन ई कॉमर्स, चौथा कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। अब आते हैं हम अपने अगले शिखर वार्ता पे, जो कि सितंबर में उज्बेकिस्तान का शहर समरकंद है वहां पे हुई थी। ये था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की मीटिंग बहुत ही चर्चा में रही, प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मीटिंग की वजह पे भी, और साथ ही साथ में क्योंकि भारत का वर्चस्व अब इन क्षेत्रों में सेंट्रल एशियन कंट्रीज में थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इस लिहाज से भी एससीओ की मीटिंग में जो भारत का रोल रहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। हमने एससीओ पे एक प्रेजेंटेशन भी बनाया था
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके जरूर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो पे बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पे चर्चा हुई है, तो उस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी कि किस तरह से भारत ने वहां पे निगोशिएट किया एससीओ में, और बहुत सारी और भी बातें जो कि उस कंडीशंस में इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए भी। तो इसमें 3 बातें हैं जो कि चर्चा में रही। पहली बात यह कि मोदी ने पुतिन से वार्ता जब हो रही थी तो पुतिन से एक बात कही जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, आज का समय युद्ध का वक्त नहीं है। भारत ने रशिया को एक तरह का संदेश दिया कि युद्ध से हम किसी बात को तय नहीं कर सकते हैं, और भारत ने अपना स्टैंड भी क्लियर किया। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अपना स्टैंड भी क्लियर किया कि हम रशिया के साथ तो हैं, पर जरूरी नहीं है कि रशिया के सारे क्रियाकलापों को भारत सही ही बोले। तो हमने अपनी पोजीशन को यहां पे क्लियर किया। इस स्टेटमेंट की वजह से आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी की नुआंसेस समझ में आते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नॉर्मेटिव इंस्टेंस समझ में आते हैं, जहां पे हम अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं। हमने चाहे तो एब्सटेन किया था रशिया के खिलाफ, जो कि सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेजर्स दिए जा रहे थे, पर हमने रशिया के सामने भी अपनी पोजीशन को बहुत क्लियर किया कि आप जो कर रहे हैं वो भी शायद सही नहीं है, क्योंकि युद्ध का वक्त अब खत्म हो चुका है, विस्तारवाद का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगला पॉइंट हमारा है एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ एससीओ। एससीओ का स्कोप अब बहुत बढ़ रहा है। पहले यूरोपियन यूनियन की हम बात किया करते थे, अब एससीओ की बात इंटरनेशनल रिलेशंस में होने लगी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही कमेंडेबल फैक्ट है। तो एससीओ को आप इस लिहाज से समझने की कोशिश करें कि अब इसमें इजिप्ट, मोरक्को, वो सारे अफ्रीका के देश भी शामिल हो रहे हैं। यह संगठन बहुत ही बढ़ रहा है, और भारत का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना और रशिया के साथ अब बहुत सारे देशों की आजकल बनती नहीं है। तो भारत एक तरह से ब्रिज कंट्री बनेगा, भारत एक तरह से वो देश बनेगा जो समन्वय की स्थापना करेगा रशिया और चाइना की बाकी देशों के साथ। तो अगर एससीओ का स्कोप अगर आगे बढ़ता है, एससीओ के फंक्शंस एक्सपैंड होते हैं, तो भारत का भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रोल बहुत सारे देशों के साथ बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको याद रखना चाहिए। तीसरी बात ये कि भारत ने नॉन अलाइनमेंट बहुत दिनों तक की फॉलो किया अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, और बाद में हमने 90 के दशक के बाद से मल्टी अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करना शुरू किया, जहां पे हम बहुत सारे देशों के साथ जुड़ने की कोशिश करने लग गए। पर अब हम देखते हैं कि भारत ने 2010 के बाद से एक नए तरह की विदेश नीति का संचार किया है, जहां पे हम ऑल अलाइनमेंट नीति को फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया एक्चुअली मूव्ड फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट टू all alignment now, and that is very much commendable fact. that tells you the direction of Indian foreign policy where we are going. अब हम सब देशों के साथ अपनी विदेश नीति को देखते हैं, हम किसी के साथ भी अब किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये है। तो एससीओ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रभाव अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों में बढ़ रहा है, क्योंकि एससीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, एससीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर एससीओ में हमारा प्रभाव बढ़ता है तो हम बाकी जगहों पे भी अपने प्रभाव को बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो आइए आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, G20 समिट, जो कि अभी बाली इंडोनेशिया में हुई 15-16 नवंबर को। अब ये समिट भारत के लिए इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि भारत को इसकी अध्यक्षता करनी है साल 2023 में, राइट, और भारत ही इसकी मीटिंग भी बुलाएगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका कंटिन्यूएशन हम देखेंगे, जो बाली इंडोनेशिया में जिस पे वार्ता हुई, और इसी का कंटिन्यूएशन हम आगे भी 2023 में देखेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सिविल सर्विसेज के बच्चे जरूर लिख लें इन पॉइंट्स को। पहला है पोस्ट कोविड रिकवरी, दूसरा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में हम किस तरह से देखेंगे कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंड लेगा। तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी, चौथा है फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज। अब इस पे भी हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप जाके वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है, और साथ ही साथ में वहां पे आपको जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्टैंड हैं, जो हमने वहां पे वार्ताएं की, वो आपको देखने को मिलेंगी न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ। तो पहली बात तो ये कि पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, और खासकर वो देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि
डेवलपिंग कंट्रीज के सामने बहुत तरह के संकट आए रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से भी। कोविड तो एक अलग पॉइंट है, पर रशिया और यूक्रेन क्राइसिस भी तो पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के साथ हमें देखनी चाहिए। तो इस पे बहुत तरह की बातें हुई, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात हुई, फूड ग्रेन्स, जहां पे भारत ने यह कहा कि केवल हमें जो प्रमुख ग्रेन्स हैं, गेहूं हो गया, दाल हो गई और चावल हो गया, इनके अलावा भी जो मोटा अनाज है हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और मिलेट्स, जो कि भारत की भी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, राइट। तो हमने उस पर बहुत फोकस किया कि किस तरह से भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को इसके साथ साधे, राइट। फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे बात हुई, क्योंकि रशिया और यूक्रेन से बहुत सारा फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज को जाता है। और हमने यहां पे ये बताने की कोशिश की कि इस क्राइसिस की वजह से इन देशों का नुकसान ना हो, तो हमें इसको अब ठीक करने के लिए, इसमें इस कंडीशन को खत्म करने के लिए आपको सोचना चाहिए। तो इसीलिए भारत ने कई बार पहल की है, और हमने आपको अपने लास्ट पॉइंट में बताया भी था, एससीओ वाले पॉइंट में, कि भारत ने पुतिन के सामने भी ये संदेश दिया कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है, और भारत चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो युद्ध अब खत्म हो जाए, वो क्राइसिस अब खत्म हो, राइट। ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने देखा, क्योंकि कोविड के बाद से ये बात समझ में आई कि हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हेल्थ हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था हो, हेल्थ सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ को हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना है, और भारत ये तय करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया बेसिकली वैक्सीन कैपिटल है दुनिया की, तो हम बहुत सारा वैक्सीन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत एक तरह से उस हेल्थ आर्किटेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, एक कंट्रीब्यूटर कंट्री है, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि इंडिया अपने स्टैंड को वहां पे बहुत ही क्लियरली रखता है कि आप सब कुछ देख ले, पर आप हेल्थ आर्किटेक्चर पे जरूर काम करें। सस्टेनेबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज हमेशा हमने देखा है कि सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि हमें जो ये दुनिया है ये आगे के जनरेशंस को ऐसे ही सौंप के जानी है, इसको खराब करके नहीं जाना है। तो G20 का जो बाली में समिट हुई और आगे जो भारत में समिट होगी, इसमें बहुत सारी बातें हमें कॉमन देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत भी अपने तरफ से बहुत सारे इनपुट्स दे रहा है। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है, हमने ये बात भी बताई है लोगों को कि हम सारे लोगों का भविष्य साझा है, तो हम अगर कोई गलतियां करती हैं तो सबके भविष्य पे संकट होगा, सबके भविष्य के लिए मुश्किल पैदा होगी, राइट। तो ये सारी बातें भारत ने बहुत ही मुखर रूप से अंतरराष्ट्रीय पटलों पे की है, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें लगे 22 में हुए, जहां पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस से हमने शुरू किया, और जो मीटिंग्स हुई सारी, क्वाड की हुई, चाहे ब्रिक्स की हुई, चाहे एससीओ की हुई, चाहे G20 की हुई, ये सारी मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि भारत का बढ़ता हुआ कद हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज के लिए विदा लूंगा। आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में आगे बढ़ाएं ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।